हाँ चलिए, अब देखिए, अभी एकदम है ना, सब लोग रिविजन कीजिए, लिख लिए है ना। अभी एकदम देखिए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे मैम, आयोडीन का प्रतीक क्या होता है? आई। आयोडीन का प्रतीक क्या है? आई। आयोडीन कैसा तत्व है? मुख्य खनिज लवण है या गौण खनिज लवण? गौण खनिज लवण है। इसके बाद आप देख रहे हैं आयोडीन की जो प्रचुरता होती है वो किस ग्रंथि में होती है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कैसी ग्रंथि? बाह्यस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। आप जानते हैं ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3। एक बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा मिश्रित ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि के द्वारा किसी भी प्रकार के हार्मोन्स का स्राव नहीं होता है, किंतु अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स का स्राव होता है। और जिसमें दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे क्या? अग्नाशय। अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। तो आप यहाँ जानिए आयोडीन की जो प्रचुरता होती है वो किस ग्रंथि में? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन हार्मोन। अब इसके बाद देखिए, कुल आयोडीन का 70 से 90% भाग कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि में कहाँ? इसके हार्मोन्स में। हार्मोन्स का नाम क्या है? थायरॉक्सिन। ये बात याद रखे रहिएगा, हमारे शरीर में जो आयोडीन का उपयोग हो रहा है तो 70 से 90% भाग अकेले कहाँ हो रहा है? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि कहाँ में? थायरॉक्सिन हार्मोन में। अगला बेहतरीन बात क्या है? आयोडीन का संबंध किससे किससे है? आयोडीन का संबंध है थायरॉक्सिन हार्मोन से, आयोडीन का संबंध है नमक से। तो जो कमवा में आयोडीन करता है वही कमवा थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, और वही कमवा क्या करता है? नमक भी करता है। अगर हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य आयोडीन करता है तो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य थायरॉक्सिन हार्मोन भी करता है और नमक भी करता है। अब इस समय गर्मी आ गया है, तो गर्मी आ गई, जब हमारे शरीर में क्या मतलब चक्कर आने लगता है तो लोग क्या कर रहे हैं? नमक पानी पिला रहे हैं। आपको वीकनेस लग रहा है, बीपी लो लग रहा है, तो आप क्या पीते हैं? नमक पानी पी रहे हैं। तो नमक पानी पीने से जो कमवा नमक किया वही कमवा कौन कर रहा है? और वही कमवा कौन कर रहा है? आयोडीन। तो तीनों का आपस में संबंध हुआ कि नहीं में? यही चीजें हम लोग कैल्शियम में पढ़े थे। तो जो कमवा में कैल्शियम करता है वही कमवा विटामिन डी करता है, वही कमवा पैराथॉर्मोन हार्मोन्स करता है ना। जैसे टीटेनी रोग होने पे डॉक्टर क्या देते हैं? पैराथॉर्मोन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। भाई टीटेनी रोग विटामिन डी की भी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन के भी कमी से होता है। जब भयानक पीड़ा होता तो डॉक्टर पैराथॉर्मोन हार्मोन का इंजेक्शन दे देते हैं ना। हाँ, अगला देखिए, कार्य क्या है? शरीर में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करता है। तो शरीर में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने का कार्य यहाँ कौन कर रहा है? आयोडीन कर रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? आयोडीन ना। तो आयोडीन कर रहा है। अगर पूछा जाए कौन हार्मोन करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन करेगा। और यौगिक में कौन कर रहा है? नमक कर रहा है। अगला दूसरा, शरीर के ताप का नियंत्रण भी करता है। कौन करता है? आयोडीन करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण भी किया। अगला क्या? कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण में क्या होता है? सहायक होता है। जब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड्स वसा है। जब इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे रक्त नलिकाओं में बढ़ जाता है तो बीपी हमारा क्या हो जाता है? लो हो जाता है। लो का कारण क्या है? वहाँ रक्त नलिकाओं में इसका जमा होने लगता है कोलेस्ट्रॉल की ना, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, तो उस समय घबराहट होता है। तो घबराहट हुआ इसका मतलब बीपी लो हुआ। तो बीपी लो होता है तो आप लोग क्या पिलाते हैं? नमक का तुरंत घोल देते हैं। तो वह क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण में रखता है। कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? नियंत्रण में रखता है। अगला है जानवरों में प्रजनन को बढ़ाता है। जानवरों में प्रजनन शक्ति बढ़ाने का कार्य भी करता है। कौन करता है? आयोडीन करता है। अगला धात्री माता में दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। धात्री माता मतलब दूध पिलाने वाली माँ में दूध निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। अगला कार्य है हाँ, शिशु के मानसिक विकास में क्या होता है? सहायक हो। अब यही देखिए, शिशु के मानसिक विकास नहीं हो पाया तो कौन सा रोग हुआ है? यहाँ क्रिटिनिज्म हुआ। क्या हुआ? क्रिटिनिज्म। बात समझ रहे हैं? अगला बात देखिए, हाँ इसके बाद देखिए थायरोग्लोब्यूलिन यूं थायरॉक्सिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक। कौन सहायक हो रहा है? आयोडीन हो रहा है। अगला आधारित उपापचय दर के नियंत्रण में क्या हो रहा है? सहायक हो रहा है। मतलब जो हमारा बीएमआर होता है, बीएमआर के भी उपापचय में सहायक हो रहा है। अभी हमने आपको बताया कि बीएमआर कैसे आप जानेंगे किसका बीएमआर अधिक है, किसका बीएमआर कम है। तो जो भी व्यक्ति ज़्यादा क्रियाशील होगा उसी का बीएमआर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम कभी इस तरह से आपको नहीं बता सकते हैं कि इनका बीएमआर ज़्यादा, इनका बीएमआर कम है। वो तो हमारे 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना, उस चारों ऑप्शनों में
जो सबसे अधिक क्रियाशील व्यक्ति होगा उसी का बीएमआर क्या होगा मैम, सबसे अधिक होगा। बात समझ गए। तो जो भारी कार्य वाले हैं उनका बीएमआर ज़्यादा, फिर मध्य वाले उनका कम, सामान्य वाले उनका कम। बात समझ गए। तो उस 4 ऑप्शन के अनुसार केवल एक चीज दिमाग में रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा उसी का आधारित उपापचय दर सबसे अधिक होगा। क्लियर है मैम जी। अगला देखिए। हाँ, अब जैसे हमने क्या कहा, जैसे आंख बंद करके लेटे हैं और आंख खोल के लेटे हैं, तो अब जो आंखिया खोल के लेटा है उसका बीएमआर क्या होगा, ज़्यादा, और जो आंख बंद करके लेटा है उसका बीएमआर कम। अब क्यों, आंख खोल के लेटे हैं तो इसका मतलब हम कुछ देख रहे हैं, और कुछ देख रहे हैं तो कुछ सोच रहे हैं, तो उस समय ऊर्जा हमारा थोड़ा ज़्यादा व्यय होगा। तो जब ज़्यादा व्यय होगा तो हमारा बीएमआर क्या होगा मैम, ज़्यादा होगा। और जब आंख हम बंद कर दिए हैं, हम नहीं देख रहे हैं, तो उतना ऊर्जा व्यय नहीं होगा। जब उतना ऊर्जा व्यय नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा बीएमआर क्या है, कम है। तो जो खोल के लेटा है उसका बीएमआर ज़्यादा, और जो बंद करके लेटा है उसका बीएमआर कम। अगला देखिए। हाँ, न अनुपात कम और ज़्यादा पूछेगा बस, ठीक है। अगला देखिए, आयोडीन का अगला कार्य क्या है। आयोडीन क्या कर रहा है, मोनो आयोडोटायरोसिन का निर्माण कर रहा है। इस रसायन का निर्माण किया, कौन किया मैम, आयोडीन मोनो आयोडोटायरोसिन का निर्माण किया। अब यह मोनो आयोडोटायरोसिन डाई आयोडोटायरोसिन का निर्माण कर रहा है, और यह डाई आयोडोटायरोसिन जो है ट्राई आयोडोटायरोसिन का निर्माण कर रहा है। यह ट्राई आयोडोसिन जो है यह थायरोग्लोब्यूलिन का निर्माण कर रहा है। यह थायरोग्लोब्यूलिन क्या कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कर रहा है। बात समझ गए। तो ये आपके परीक्षा में क्रम पूछ सकता है, ठीक है। तो कौन सा क्रम सही है, तो सही क्रम आप ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। अगला बात ध्यान से देखिए, कमी से कमी में घेंघा रोग जिसे गलगंड रोग कह रहे हैं, क्रेटिनिज्म होता है, मिक्सिडीमा होता है, हाशिमोटो होता है। जो अब जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे मैम, तो फिजियोलॉजी पढ़ाते समय जब आपको हम थायराइड ग्रंथ पढ़ाएंगे तो थायराइड ग्रंथ के द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन जब बताएंगे, यही चीज़ें फिर वहीं हम दोहराएंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से घेंघा रोग होता है, क्रेटिनिज्म होता है, मिक्सिडीमा होता है, और हाशिमोटो नामक रोग होता है। और यही अधिकता में नेत्र संधि रोग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, नेत्र संधि रोग पढ़ाएंगे। और क्या पढ़ाएंगे मैम आपको, ग्रेवी रोग पढ़ाएंगे। और क्या पढ़ाएंगे, प्लूमर रोग पढ़ाएंगे। ये अधिकता से हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ें हम नमक की अधिकता से पढ़ाएंगे, यही चीज़ें आयोडीन की अधिकता से पढ़ाएंगे, यही चीज़ें थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से पढ़ाएंगे। बताइए क्लियर है मैम जी। आगे देखिए, अवशोषण। सगरो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है मैम, छोटी आंत में। हमने आपको एक लाइन में बताया था मैम, सगरो प्रोटीन का, सगरो विटामिन का, सगरो कार्बोहाइड्रेट का, सगरो वसा का, सगरो जल का, सब का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। कभी कभी पूछता है लगभग कितने प्रतिशत अवशोषण हो रहा है। तो आप जानते हैं इस आयोडीन का अवशोषण जो हो रहा है वो लगभग कितना 70 से 90% अवशोषण हो रहा है। और कहाँ हो रहा है मैम, छोटी आंत में हो रहा है। शेष का क्या हो जाता है मैम जी, उत्सर्जन हो जाता है। और उत्सर्जन कैसे होगा मैम, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा और पसीने के द्वारा। ये बात भी क्लियर हो गया। अगला बात देखिए, दैनिक आवश्यकता। ये आरडीए 2020 के अनुसार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दैनिक आवश्यकता। शिशु को 0 से 6 माह शिशु को कितना लेना है मैम, 100 माइक्रोग्राम प्रति दिन लेना है। 0 से 1 वर्ष के शिशु को कितना लेना है, 130 माइक्रोग्राम प्रति दिन लेना है। और वयस्क स्त्री पुरुष को कितना लेना है, 150 माइक्रोग्राम प्रति दिन लेना है। गर्भवती माता को कितना लेना है मैम, 250 माइक्रोग्राम प्रति दिन लेना है। धात्री माता को कितना लेना है मैम, 280 माइक्रोग्राम प्रति दिन लेना है। पूरा बात क्लियर हुआ। तो इस तरह से आयोडीन का भी संपूर्ण वर्णन समाप्त हो। अच्छा बता, इसका वर्णन सुन लीजिए।